सभी को नमस्कार। मैं चंद्रकला शर्मा, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के पटल पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में हम देखें तो जो नवोदित विकासशील देश है, उन्होंने स्वयं के विकास के लिए विभिन्न क्षेत्रीय संगठनों की स्थापना पर जोर दिया। और उसी संदर्भ में हम देखें तो सार्क, आसियान दक्षिण एशियाई राजनीति के पटल पर, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के पटल पर क्षेत्रीय संगठन के रूप में विशेष रूप से उभरे। आज हम बात करेंगे आसियान की। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में क्षेत्रीय संगठन निरंतर बनते गए और इन क्षेत्रीय संगठनों की स्थापना का उद्देश्य भी जो था वो आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का समाधान करना अथवा क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करना था। इन संगठनों का उद्देश्य विश्वव्यापी संगठन की अपेक्षा अपने क्षेत्र में शांति बनाए रखने की दिशा में कार्य करना था। क्षेत्रीय संगठन के माध्यम से ही जो राष्ट्र थे वह संप्रभु और अपने क्षेत्रीय हितों की पूर्ति के लिए प्रयत्नशील रह सकते थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जितने भी क्षेत्रीय संगठन बने, हम उन्हें दो रूपों में बांट सकते हैं। जैसे प्रथम वे संगठन जो सैनिक संधि से जुड़े हुए थे, जैसे नाटो, सेंटो, सीटो, वारसा आदि। और द्वितीय वे संगठन जिनका उद्देश्य आर्थिक विकास, राजनीतिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और जनकल्याण के क्षेत्र में कार्य करना था, जैसे अरब लीग, आसियान, सार्क आदि। आसियान दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का एक क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दक्षिण पूर्वी एशिया एक नया शब्द है और द्वितीय महायुद्ध से पूर्व इस क्षेत्र को कोई भी नहीं जानता था। लेकिन धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में परिवर्तन आया और ये क्षेत्र अपनी एक विशेष पहचान बनाने लगा, जिसके कुछ प्रमुख कारण रहे। क्योंकि चीन इस क्षेत्र में अपने प्रभाव क्षेत्र में निरंतर वृद्धि करने के लिए प्रयासरत रहा। दक्षिण एशिया में स्थित इन देशों में थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, कंपूचिया, वियतनाम, फिलीपींस आदि देश थे जो इस क्षेत्र की राजनीति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अब हम बात करते हैं आसियान की। आसियान का जो पूरा नाम है वो है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र सहयोग संगठन। यह इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड का एक प्रादेशिक संगठन था और 1967 में दक्षिण पूर्वी एशिया के 5 देशों ने क्षेत्रीय सहयोग के उद्देश्य से आसियान नामक इस असैनिक संगठन का निर्माण किया था। 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक में एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर कर इसके निर्माण की औपचारिक घोषणा भी की गई थी। धीरे धीरे इसके सदस्यों की संख्या बढ़ती गई। 1984 में ब्रुनई को, उसके बाद में कंबोडिया को, वियतनाम को इसमें जोड़ लिया गया और इसके साथ ही आसियान के सदस्यों की संख्या 10 हो गई। आज 10 मौजूदा राष्ट्रों में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार व कंबोडिया शामिल है। आसियान देशों ने भारत को अपना आंशिक सहयोगी भी बना लिया। 24 जुलाई 1996 को भारत को आसियान का पूर्ण संवाद सहयोगी बना लिया गया। इसके बाद में रूस और चीन भी उसके संवाद सहयोगी के रूप में जुड़ गए। आसियान का जो केंद्रीय सचिवालय है वह जकार्ता, इंडोनेशिया में है और उसका जो अध्यक्ष है वह महासचिव होता है। महासचिव का पद प्रति 2 वर्ष के लिए प्रत्येक देश को जाता है और देश के चुनाव का आधार अकादमिक क्रम के अल्फ़ाबेटिकली जिसे हम बोलते हैं उसके हिसाब से तय किया जाता है। आसियान के जितने शिखर सम्मेलन हैं वो सार्क की भांति प्रतिवर्ष या प्रति 2 वर्ष के पश्चात नहीं होते। पहला शिखर सम्मेलन 1976 में बाली में हुआ और उसके बाद में इसके अधिवेशन निरंतर होते गए।
अब हम देखें आसियान का स्वरूप और उसका उद्देश्य। आसियान के 10 सदस्य राष्ट्र विभिन्न भाषा, धर्म, जाति, संस्कृति हर तरीके से भिन्न भिन्न है और इन देशों की औपनिवेशिक विरासत, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक जीवन मूल्यों में भी भिन्नता है। लेकिन इन राष्ट्रों में जो चुनौतियां हैं उनका सामना करने की साझी समझ भी है, क्योंकि इन सभी देशों में जनसंख्या विस्फोट, निर्धनता, आर्थिक शोषण, असुरक्षा आदि की चुनौतियां हैं और इन्हीं चुनौतियों ने क्षेत्रीय सहयोग के मार्ग पर चलने के लिए विवश भी कर दिया। आसियान के निर्माण का प्रमुख उद्देश्य है दक्षिण पूर्वी एशिया में आर्थिक प्रगति को त्वरित करना और उसके आर्थिक स्थायित्व को बनाए रखना। मोटे तौर पर इसके निर्माण का जो उद्देश्य है वह सदस्य राष्ट्रों में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, प्रशासनिक आदि क्षेत्रों में परस्पर सहायता करना तथा सामूहिक सहयोग से विभिन्न साझी समस्याओं का हल ढूंढना। और यही बात आसियान के घोषणा पत्र में भी लिखी गई थी। आसियान क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग पर बल देने वाला संगठन है और इसका स्वरूप सैनिक संगठन के रूप में नहीं है। सदस्य राष्ट्र सामूहिक सुरक्षा जैसी किसी कठोर व अनिवार्य शर्त पर बंधे नहीं हुए हैं तथा न ही किसी महाशक्ति के साथ जुड़े हुए हैं। अब हम बात करते हैं आसियान के कार्य और उसकी भूमिका की। आसियान के कार्यों का काफ़ी क्षेत्र व्यापक है। समस्त प्रकार के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और तकनीकी, प्रशासनिक सभी क्षेत्रों में इसकी अपनी अपनी योजनाएं हैं, अपने अपने कार्यक्रम हैं तथा सदस्य देश अपनी व्यक्तिगत कार्यप्रणाली से अपने अपने उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों से संबंधित इसकी अनेक परियोजनाएं हैं जिनका उद्देश्य जनसंख्या नियंत्रण और नियोजन कार्यक्रम को प्रोत्साहन देना है। पर्यटन के क्षेत्र में भी आसियान ने अपना एक सामूहिक संगठन आसियान्टा स्थापित किया है जो बिना वीज़ा के सदस्य राष्ट्रों में पर्यटन की सुविधा प्रदान करता है। आसियान देशों ने 1971 में हवाई सेवाओं से व्यापारिक अधिकारों की रक्षा और 1972 में फंसे जहाज़ों की सहायता पहुंचाने से संबंध भी अपने समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। आज इन देशों के बीच में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र भी स्थापित किया गया है। आसियान देशों में अपनी निर्यात और आयात उनके सीमित बाजार का विस्तार और विदेशी मुद्रा की बचत भी करता है। आसियान देशों ने नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग भी की है जो विकासशील और विकसित देशों के बीच में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करती हो। आसियान देशों ने उन 15 उत्पादों की सूची भी तैयार की जिसे मुक्त व्यापार के क्षेत्र के अंतर्गत लाकर तटकर योजना के तहत लाया जाएगा। आसियान का शिखर सम्मेलन जिन जिन भी राष्ट्रों के अंतर्गत किया गया है उन सभी राष्ट्रों ने फ्री ट्रेड आफ्टा को स्वीकार करते हुए इसे लागू करने की भी कोशिश की है। आसियान ने विजन 2020 की दिशा में पहले कदम उठाते हुए व्यापारिक उदारीकरण और वित्तीय सहयोग के लिए विभिन्न उपाय भी निर्धारित कर लिए हैं। आसियान देशों ने समूह 2020 तक मुक्त व्यापार के क्षेत्र में अपनी राह को आसान करने के लिए एक समझौता किया गया जिसे कॉनकॉर्ड समझौता सेकंड भी कहा गया। कॉनकॉर्ड समझौता सेकंड पर हस्ताक्षर करते हुए सभी राष्ट्रों ने एक आर्थिक समुदाय, एक आर्थिक आसियान सामाजिक व सांस्कृतिक समुदाय की तथा एक आसियान सुरक्षा समुदाय के गठन की बात की। भारत और 10 देशों के संगठन ने आसियान ने भारत के साथ भी अपने कई प्रकार के संधि समझौते किए हैं और उसी के आधार पर भारत को अपना एक बहुत बड़ा संवाद सहयोगी भी बनाया है। आसियान जो है वो आसियान राष्ट्रों में विश्व के विभिन्न जो
महाशक्तियां हैं उनका भी विशेष लगाव और रुचि रही है, क्योंकि आसियान आज एक उभरता हुआ संगठन है। भारत और आसियान के बीच में अब तक 76 अरब डॉलर का व्यापार हो चुका है और 2021 में इसे 200 अरब डॉलर किए जाने का लक्ष्य भी भारत और आसियान ने रखा है। आज आसियान की कई दृष्टियों से आलोचना की जाती है कि इसकी कार्य और भूमिका निराशाजनक रही है, और इसकी तुलना भी यूरोपीय साझा बाजार से करते हुए कहा गया है कि ये संगठन उतना तीव्र गति से नहीं बढ़ पाया जितना अन्य संगठन बढ़ पाए हैं। और ये भी कहा गया कि आसियान देशों का झुकाव जो है पश्चिम देशों की तरफ अधिक रहा है, तथा आसियान के अनेक सदस्य राष्ट्रों में विदेशी सैनिकों के अड्डे भी मौजूद है। इन सब आलोचनाओं के बावजूद भी आसियान का स्वरूप एक सैनिक संगठन के रूप में है। आसियान की सदस्यता के द्वारा दक्षिण पूर्वी एशिया के उन सभी राष्ट्रों के द्वार खुले हुए जो उसका उद्देश्य सिद्धांत और में विश्वास रखते हैं। आसियान क्षेत्र को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने के लिए यह राष्ट्र निरंतर प्रयत्न कर रहे हैं, तथा अगर सदस्य राष्ट्रों में किसी प्रकार का विवाद नहीं हो और ये तीव्र गति से कार्य करता रहे तो यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के पटल पर अपनी एक विशेष उपस्थिति दर्ज करवा सकता है।